पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट, और इसमें रीड 3 ट्रैक 1 और चैप्टर है पहला परिवार। परिवार सामाजिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण सर्वव्यापी एवं प्राथमिक सामाजिक संस्था या फिर समूह हैं, और ये सभी समाजों की आधारभूत इकाई होती है। और परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जो कि व्यक्ति की अपेक्षा व्यक्ति की हैसियत का निर्धारण करता है। और सामान्य परिवार स्त्री और पुरुष के बीच के वैवाहिक संबंधों में से बनता है, और बुनियादी रूप से परिवार बच्चे को जन्म देने की क्रिया को वैध बनाता है। परिवार से बच्चों को ऐसा पहला सामाजिक परिवेश मिलता है जिससे कि वे अपने समाज एवं संस्कृति को समझना शुरू करते हैं, और वे समाज में लड़का या लड़की होने के अर्थ और उससे जुड़ी हुई अपेक्षाओं और व्यवहार करने के तरीकों और आचार संहिताओं को समझने लगते हैं, और यह भी सीखते हैं कि वे दूसरों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। और भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। परिवार का अंग्रेजी शब्द फैमिली है, जो कि लेटिन रोमन शब्द फैमुलस, जिसका अर्थ होता है नौकर, से बना है। और ये शब्द माता पिता बच्चे अपने सेवक आदि से भी बने समूह के लिए प्रयुक्त होता रहा है। और विभिन्न पर्यावरण समाजों में परिवार के स्वरूप एवं कार्यों की भिन्नता के कारण इसे कई रूपों में परिभाषित किया गया है। और इसकी रचना या फिर जो जैविकीय आधार बने माँ बालक युग्म द्वारा या फिर सामाजिक आधार पर निर्मित माता पिता संतान के त्रयी बंधनों द्वारा होती है। और एक जैविकीय इकाई के रूप में भी एक परिवार वह समूह है जिसमें कि स्त्री व पुरुष को यौन संबंधों की स्थापना व संतान पैदा करने के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। सामाजिक इकाई के रूप में भी परिवार स्त्री पुरुष व बच्चों का भी एक समूह है जो कि विवाह या रक्त या फिर गोद के संबंधों के आधार पर भी निर्मित होता है। सामान्यतः एक परिवार को माता पिता और उनके बच्चों के साथ में एक सामाजिक समूह के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन ये परिभाषा अपूर्ण प्रतीत होती है। और परिवार की बर्गेस एवं लॉक की परिभाषा महत्वपूर्ण है, जो कि अनेक आलोचकों के बावजूद भी पारिवारिक समूह के स्वरूपों को परिलक्षित करने में सक्षम प्रतीत होती है। बर्गेस एवं लॉक के अनुसार परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि विवाह या रक्त या फिर दत्तक बंधनों में संगठित है, और जिसमें कि एक सामान्य संस्कृति का विसर्जन एवं पोषण कर पति पत्नी माता पिता पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए एक साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। मैकाइवर के शब्दों में परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं लालन पोषण की व्यवस्था करते हुए पर्याप्त रूप से भी निश्चित और स्थायी यौन संबंधों में परिभाषित एक समूह है। परिवार की उपयुक्त सभी परिभाषाओं का अध्ययन भी करने के बाद में हम कह सकते हैं कि विस्तृत अर्थ में परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें कि दत्तक व्यक्तियों सहित ही कुछ वैवाहिक एवं रक्त संबंधी शामिल होते हैं तथा जिससे कि सामाजिक इकाई के रूप में भी मान्यता प्राप्त होती है। परिवार को स्पष्ट रूप से भी समझने में के लिए विलियम जे जूडे 1989 ने परिवार की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहले तो कम से कम 2 भिन्न लिंग वयस्क साथ साथ रहते हों, दूसरा है वे श्रम विभाजन के अनुसार ही कार्य करते हों और न कि एक ही कार्य में लोग दोनों लगे हों, और तीसरा वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सामाजिक आदान प्रदान में लिप्त हों, वे एक दूसरे के सह मददगार हों, और चौथा वे अनेक वस्तुओं का समान रूप से भी उपभोग करते हों, यथा भोजन संभोग आवास और सामाजिक गतिविधियां, और पांचवा है वयस्कों का बच्चों के साथ साथ माता पिता का संबंध हो और उनकी सुरक्षा सहयोग एवं पोषण की जिम्मेदारियां भी हों, और छठा है बच्चों में सहोदर का संबंध हो और एक दूसरे के साथ में सहभागिता सुरक्षा और सहयोग का दायित्व भी हो। और फिर है परिवार में आपसी संबंध, पति पत्नी और दाम्पत्य संबंध, और पिता और पुत्र संबंध, और भाई भाई भातृत्व संबंध। पारिवारिक व्यवस्था सफलता के लिए भी उपरोक्त सभी संबंध महत्वपूर्ण है। परिवार की विशेषता प्रमुख तत्व है, पहला तो विवाह एवं यौन संबंध, दूसरा प्रजनन संतान उत्पत्ति, और तीसरा नामकरण की व्यवस्था, चौथा दीर्घकालीन समूह, पांचवा है साझा निवास स्थान, और छठा है भावात्मक आधार, सातवां सार्वभौमिक संगठन, और आठवां है परस्पर आर्थिक बंधन और निर्भरता, और नौवां है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, और दसवां परिवार के सदस्यों का भी उत्तरदायित्व असीमित है। परिवार के प्रकार है, पहले तो एकल परिवार, वह परिवार जिसमें कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हो एकल परिवार कहलाता है। ये परिवार का सबसे छोटा आकार में रूप में है, और एकल परिवार सामान्यतः सुखी परिवार होता है। परिवार में माता पिता अपना समस्त ध्यान अपने बच्चों पर भी केंद्रित कर उन्हें सब सुविधाएं आसानी से प्रदान कर सकते हैं, और एकल परिवार में सामान्यतः कम आय होते हुए भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। परिवार कम आय से भी अपनी हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम होता है। परिवार में सभी खुश एवं प्रसन्नचित रहते हैं। एकल परिवार में बच्चों को भी आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, लेकिन एकल परिवार में प्राय बच्चे अकेले रहते हैं और वे माता पिता के अलावा अन्य पारिवारिक संबंधों की महत्ता को भी नहीं जान पाते हैं एवं दादा दादी के स्नेह से भी वंचित रहते हैं, और धीरे धीरे उनमें परिवार के सदस्यों के प्रति भी लगाव कम होता जाता है। ऐसे परिवारों में वृद्ध और बीमार सदस्यों की देखभाल में भी परिवार कठिनाइयां आती हैं, और माता पिता दोनों ही कामकाजी होने पर भी ऐसे परिवारों में और
परेशानी होती है, क्योंकि ये वे बच्चों पर भी समुचित ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे कि बच्चों में एकाकीपन और की भावना घर कर जाती है, और जो कि उनके पूर्ण स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। पहले तो एकल परिवार के विभिन्न रूप में, पहले तो मूल एकल परिवार, विवाह परिवार जिसमें कि पति पत्नी बच्चों के साथ या फिर बच्चों के बिना हो, और दूसरा अनुपूरित एकल परिवार, वह परिवार जिसमें कि माता पिता का अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त अनेक एक या फिर अधिक अविवाहित तलाकशुदा या फिर विधवा विधवा संबंधी रहते हैं। और तीसरा है उपमूल परिवार, वह परिवार जिसमें कि कोई भी विधवा वधुर अपने अविवाहित बच्चों या फिर सगे भाई बहनों जो कि या तो अविवाहित हो अथवा विधवा विधुर या फिर तलाकशुदा हो के साथ में रहते हों। फिर है अनुपूरित मूल परिवार, वह परिवार जिसमें कि कोई भी विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ में अपनी विधवा सास के साथ पास में रहे। दूसरा है संयुक्त परिवार, वह परिवार जिसमें कि दो या दो से अधिक पीढ़ियों के सदस्य यथा पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे और विवाहित पुत्र, उनकी पत्नी और बच्चे, चाचा चाची और दादा दादी का समावेश होता है। संयुक्त परिवार कहलाता है, और ऐसे परिवार में सभी लोग एक साथ रहते हैं और घर का सबसे बड़ा व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है, और वे परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करता रहता है एवं उनकी जरूरतों का ख्याल भी रखता है। परिवार के सदस्यों के लिए भी भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था करता है, और परिवार के सदस्यों की शिक्षा दीक्षा तथा विवाह संबंध आदि करना उसी की जिम्मेदारी होती है, और वे सबको समान समझता है। परिवार के सदस्यों भी मुखिया का सम्मान करते हैं और वे उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। और संयुक्त परिवार में सभी सदस्य मिलकर के व्यवसाय करते हैं, और व्यवसाय अथवा नौकरी में प्राप्त आय पूरे परिवार की आय मानी जाती है। यह आय पूरे परिवार की आवश्यकताओं पर भी समान रूप से भी खर्च की जाती है। परिवार के किसी भी सदस्य की बीमारी या संकट के समय सभी लोग भी मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताएं, पहला तो सहभोजिता, संयुक्त परिवार के सदस्यों का चूल्हा साझा होता है, और अर्थात उसका खाना एक ही रसोई में पकता है और वे मिल बैठ करके भोजन करते हैं। फिर है सहनिवास, उनका रिहायशी स्थान एक ही होता है। और संपत्ति में सहभागिता, सभी सदस्यों का कानूनी रूप से संपत्ति पर भी स्वामित्व संयुक्त परिवार की निर्धारित विशेषता है। फिर पुष्यत गहनता, पुष्यत गहनता से तात्पर्य है कि परिवार में कम से कम 3 पीढ़ी के लोग भी आते हैं, और जिनमें कि दादा पिता व पुत्र शामिल हैं। दूसरा, परिवार के सदस्यों के रूप में उनकी सामान्य पहचान होती है, और परिवार के सामूहिक पक्ष पर भी बल दिया जाता है। व्यक्तिवाद की भावना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गुंजाइश से सीमित होती है। ऐसा समझा जाता है कि दाम्पत्य संबंधों पति पत्नी के बीच में है पर बल देने पर संयुक्त परिवार के स्थायित्व में भी कमी आती है। विभिन्न अवसरों पर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को सहयोग देते हैं और अनुष्ठानों को मिलजुल करके पूरा करते हैं। वे सभी भावात्मक रूप से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चे बड़ों का सम्मान करना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना और अनुशासन में रहना तथा आपस में एक दूसरे का सहयोग करने के गुण सीखते हैं। बच्चों को सभी का स्नेह और प्यार भी मिलता है, जिससे कि उसमें परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव बना रहता है। ऐसे परिवार में बीमार वृद्धों एवं निःशक्तों की देखभाल आसानी से की हो जाती है। संयुक्त परिवार में आर्थिक कठिनाइयां अधिक भी आती हैं, और परिवार के विभिन्न सदस्यों के गुणों और व्यवसाय आदि में विभिन्नता होने के कारण भी आपसी सामंजस्य बैठा पाना एक दुष्कर कार्य होता है। और ऐसे परिवारों में जो है बच्चों पर माता पिता और व्यक्तिगत ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, अतः बच्चों का पालन पालन अति उचित तरीके से नहीं हो पाता है, और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने की संभावनाएं रहती हैं, और वे परिवार में कलह व अशांति व्याप्त हो जाती है। अतः संयुक्त परिवार के सफल होने के लिए भी परिवार के सभी सदस्यों में भी आपसी समझना वह सहयोग का भी होना अति आवश्यक है। फिर संयुक्त परिवार के रूप है, संयुक्त परिवार में सदस्य वंश परंपरा फिर शासकीय रूप से भी अथवा दोनों प्रकार के संबंध होते हैं, और इस आधार पर भी संयुक्त परिवार के निम्न रूप हो सकते हैं। वंश परंपरा का संयुक्त परिवार वह परिवार जिसमें कि ऐसे दो युगल साथ साथ रहते हैं, जिसमें कि आपस में भी वंश परंपरा संबंध रहते हैं, जैसे कि माता पिता का विवाह पुत्र के साथ, विवाहित पुत्र के साथ, या फिर कभी कभी माता का अपनी विवाहित बेटी के साथ में रहना। शासकीय संयुक्त परिवार में ऐसे परिवारों में 2 या 2 से अधिक विवाहित युगल होते हैं, और इनमें आपस में सहोदर संबंध भी होते हैं। इस प्रकार के संयुक्त परिवारों में प्राय भाई और उसकी पत्नी तथा दूसरा भाई और उसकी पत्नी अविवाहित बच्चों के साथ में रहते हैं। अनुकूलित शासकीय संयुक्त परिवार इस प्रकार के शासकीय संयुक्त परिवार में अविवाहित तलाकशुदा और विधवा संबंधी भी साथ में रहते हैं, और इस परिवार में अन्य सदस्य प्राय विवाहित भाइयों की विधवा पत्नी, विधवा माँ या फिर विधुर बाप अथवा अविवाहित सहोदर भाई बहन होते हैं। अनुपूरित वंश परंपरा का संयुक्त परिवार यह ऐसा वंश परंपरा संयुक्त परिवार है जिसमें कि अविवाहित तलाकशुदा या विधवा या विधुर संबंधी होते हैं, और जैसे कि पिता का विधुर भाई या फिर पुत्र वधु के अविवाहित भाई बहन। वंश परंपरागत शासकीय संयुक्त परिवार इस संयुक्त परिवार में 3 या फिर अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में और शासकीय रूप में परस्पर संबंधित होते हैं, और उदाहरण के लिए तौर पर भी ऐसा परिवार जिसमें कि माता पिता और 2 या अधिक विवाहित बेटे या फिर उन बेटों के अविवाहित बच्चे हों। अनुपूरित वंश परंपरागत शासकीय संयुक्त परिवार इस प्रकार के परिवार में वंशागत शासकीय संयुक्त परिवार के साथ में अविवाहित और विधुर और विधवा तथा ऐसे तलाकशुदा संबंधी सम्मिलित हैं जो कि इनमें से किसी भी मूल परिवार से संबंधित नहीं है, जैसे कि पिता की विधवा बहन या फिर विधुर भाई अथवा पिता का अविवाहित भतीजा। और
फिर है संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण है। रोजगार के कारण में विभिन्न क्षेत्रों में लोग परंपरागत व्यवसायों के स्थान पर भी शहरों में आकर के नया व्यवसाय या फिर रोजगार करने लगे हैं, जिसके कारण उन्हें अपने पुरखों के घर से अलग रहना पड़ता है। और इसके अलावा भी परिवार के सभी सदस्यों का परिवार भी आय में समान रूप से भी योगदान न कर पाना भी संयुक्त परिवार के विघटन का भी कारण बन जाता है। शैक्षणिक कारण में शैक्षणिक अवसरों में बढ़ोतरी के कारण भी शिक्षित युवकों ने बड़ी लिखी लड़कियों से विवाह करना भी शुरू किया, और जिसके कारण संयुक्त परिवार का विपरीत प्रभाव पड़ा। कानूनी व्यवस्थाएं, रोजगार, शिक्षा, विवाह और संपत्ति संबंधी कानूनों ने कई तरह से संयुक्त परिवार व्यवस्था को प्रभावित किया है। कर्मचारियों के लाभ के लिए भी पारित भारतीय कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 ने सदस्यों के लिए भी संयुक्त परिवार पर भी आर्थिक निर्भरता को समाप्त कर दिया है। 1930 में हिंदू विधवापन विद्याधन अधिनियम पारित किया गया, और जिसके द्वारा ये घोषणा की गई कि अगर कोई हिंदू शिक्षा के द्वारा कोई संपत्ति बनाता है तो यह उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होगी, और चाहे उसकी शिक्षा का खर्च भी संयुक्त परिवार द्वारा उठाया गया हो। सन 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए भी बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम का भी उद्देश्य बाल विवाह नियंत्रण द्वारा स्त्रियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना भी था। आजादी के बाद में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित करके लड़कों और लड़कियों को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार दिए गए। इन सभी कानूनों ने संयुक्त परिवारों के विघटन में योगदान दिया है। शहरीकरण की प्रक्रिया ने भी भारत के पारिवारिक जीवन के ढांचे को प्रभावित किया है। जीवन में उच्च महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगतता का बढ़ता हुआ बोध, पितृसत्तात्मक परिवार, वह परिवार जिसमें कि परिवार की सभी शक्तियां, अधिकार एवं नियंत्रण परिवार की सबसे ज्येष्ठ पुत्र पुरुष मुखिया के हाथों में केंद्रित होती है, और ऐसे परिवार में पुत्रों को पिता का वंश मान प्राप्त होता है, और इन परिवारों में वंश का निर्धारण पिता के वंश से होता है। अतः वंश परंपरा पितृपक्ष से भी चलती है। मातृसत्तात्मक परिवार में पारिवारिक संगठन का वह रूप भी मातृसत्तात्मक कहलाता है, जिसमें कि सत्ता की व्यवहारिक एवं व्यवसायिक दोनों ही दृष्टि से मुखिया स्त्री माँ प्रतीत होती है, और ऐसे परिवार रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं और तथा मातृवंशिता एवं मातृ स्थानीयता के नियमों के आधार पर भी गठित होते हैं, और इसमें परिवार की देखरेख सबसे वह वृद्ध स्त्री जैसे कि नानी द्वारा होती है। और मातृवंशी परिवार वे होते हैं जबकि वंश परंपरा माता के वंश के नाम से भी चलती है, तथा वंश का निर्धारण भी मातृपक्ष की ओर से होता है, और अर्थात वंश का नाम भी वंश परंपरा मातृपक्ष से चलता है। तो ऐसे परिवार मातृवंशी कहलाते हैं। भारत में मालाबार, केरल के नायरों तथा मेघालय की गारो खासी जनजातियों में मातृवंशी परिवार परंपरा मौजूद है। विस्तृत परिवार में 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक घर एवं एक आर्थिक इकाई को भी विस्तारित परिवार कहते हैं, और विस्तृत परिवार में सभी रक्त संबंधियों के साथ में साथ ही कुछ अन्य संबंधों के भी शामिल होते हैं, और ये एक पक्षीय, मातृपक्ष या फिर पितृपक्ष या फिर द्विपक्षीय कोई भी हो सकते हैं। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है, उत्तर है इसका परिवार। नेक्स्ट है प्राथमिक संबंधी नातेदारी स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं, उत्तर है इसका 8। ऐसे मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है, उत्तर है इसका परिवार। और नेक्स्ट निम्न से कौन सी विशेषता प्रकार्य एवं परिवार की नहीं है, उत्तर है इसका ग्रेकलेस। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकारों में शामिल नहीं होता है, उत्तर है इसका भोजन एवं प्रबंध। और नेक्स्ट है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार परिवार के आर्थिक प्रकारों में शामिल नहीं है, उत्तर है इसका निवास एवं निर्विवाह संप्रबंध। जैसे 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति, पूजा घर एवं रसोई होती है। ये परिभाषा निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार को व्यक्त करती है, उत्तर है इसका संयुक्त परिवार। और नेक्स्ट है संयुक्त परिवार का भारत की आदि परंपरा कहा है, उत्तर है मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित विशेषताओं का विचार कीजिए। जैसे पति एक अनियमित आगंतुक को हो सकता है, वह पत्नियां अपने पतियों के घर आकर के रहती हैं, और साधारणतः बच्चों का माता के परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है, और वह पिता परिवार का सर्वोच्च मुखिया होता है। तो इनमें से कौन सी सत्तात्मक परिवार की विशेषता है, उत्तर इसमें 2, 3 और 4 है। एक तो इसमें 2, 3, 4 यानी पत्नियां अपने पतियों के घर पर आकर रहती हैं, और तीसरा साधारणतः बच्चों का माता के परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता, और 4 है पिता परिवार का सर्वोच्च मुखिया होता है। देखिए एकल परिवार वह होता है जिसमें, उत्तर है इसका केवल माता पिता वे अविवाहित बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट संयुक्त परिवार उसे कहेंगे जिसमें कि, उत्तर है इसका उक्त 1 और 2 दोनों हों। एक तो परिवार की 3 पीढ़ियां साथ रहती हों, और दूसरा माता पिता, दादा दादी एवं अविवाहित बच्चे साथ रहते हों। संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर भी किसका नियंत्रण रहता है, उत्तर है इसका परिवार के मुखिया का। और नेक्स्ट बच्चों में वृद्ध माता पिता की उच्च देखभाल होती है, उत्तर है इसका संयुक्त
परिवार और निश्चय एकल परिवार में बच्चों को कौन सा युग गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? उत्तर इसका उत्तर सभी हैं। एकाकीपन, आत्मनिर्भरता और स्वयं निर्णय की क्षमता। और नेक्स्ट है प्रश्न, संयुक्त परिवारों में विघटन का कारण है? उत्तर इसका बच्चों का अधिक शिक्षित होकर के जीवोपार्जन हेतु बाहर चले जाना। ऐसे संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है जो? उत्तर उत्तर सभी है। बच्चों के पारिवारिक संबंधों की सहजमझ कम होना और बच्चों का दादा दादी के स्नेह से वंचित रहना और वृद्ध एवं बीमार सदस्य की देखभाल नहीं हो पाना। ऐसे एक परिवार का रूप नहीं है जो? उत्तर है इसका अनुपूरित शासकीय परिवार। और नेक्स्ट संयुक्त परिवार की विशेषता है? उत्तर है उत्तर सभी है। सहभोजिता, सहनिवास और संपत्ति में सहभागिता। नेक्स्ट नियम में कौन सा कारक संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थायित्व में बाधक है? उत्तर है इसका उक्त 1 और 2 दोनों ही है। दाम्पत्य संबंध में पति पत्नी के मध्य पर अधिक बल देना और दूसरा परिवार के सदस्य के आय व स्वभाव गुणों में अत्यधिक असमानता होना। नेक्स्ट वंश परंपरा गत व शासकीय संयुक्त परिवार में होते हैं। उत्तर है इसका 3 या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में व शासकीय रूप में भी परस्पर संबंधित होते हैं।